हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग YTD। आज से सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए आपकी मैथ की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे संख्याएं। संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला आता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद जो वास्तविक संख्याएं हैं इसे हम रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को फिर पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है परमेय संख्याएं और दूसरा है अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं को रेशनल नंबर और अपरमेय संख्याएं को इरेशनल नंबर कहते हैं तथा परमेय संख्याओं को तीन भागों में विभाजित किया गया। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं या तो ये परमेय संख्याएं होंगी या फिर अपरमेय संख्याएं। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 2/3 ये एक परमेय संख्या है, -13/5 ये एक परमेय संख्या है, √5 ये एक अपरमेय संख्या है। ये सभी वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं परमेय संख्या कही जाती हैं जिन्हें भिन्न P/Q के रूप में दर्शाया जाता है और जहां P और Q पूर्णांक हों, अर्थात Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं। जितने भी भिन्न और पूर्णांक संख्याएं होंगी वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे -9/4 जहाँ पे P के स्थान पे -9 का प्रयोग हुआ है और Q के स्थान पे 4 का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 8/-5। 0 एक परमेय संख्या है, 3/5। परमेय संख्याओं में आपको सिर्फ याद रखना है कि Q की वैल्यू अर्थात जो हर की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपरमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं ली जा सकती अथवा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनके वर्गमूल को अपरमेय संख्या कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 हो गया, ये एक अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई को याद रखना, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि पाई परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि 4 और 9 की बात की जाए तो 4 जो है 4 को हम वर्गमूल बना सकते हैं। यदि √4 इसको रखेंगे तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। 9 को इसी प्रकार √9 यदि इसकी वैल्यू रख के हम अपरमेय संख्या बनाएं तो ये नहीं बना सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जिनका वर्गमूल निकल आएगा वो परमेय संख्याएं होंगी और जिनका वर्गमूल जैसे √5 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो ये अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। संख्याएं 1, 2, 3, 4 सभी प्राकृतिक संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो हम गिनती के लिए अर्थात कोई भी वस्तु गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार से n द्वारा हम व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याओं के गुण। सर्वप्रथम आता है संवर्ग नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवर्ग नियम कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है, अर्थात यदि a व b को हम जोड़ें तो वो a+b भी प्राकृतिक संख्या होगी। a के स्थान पे मान लीजिए हम 2 रखते हैं और b के स्थान पे 3 रखते हैं। हमें ज्ञात है कि 2 और 3 ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि 2 और 3 को हम जोड़ दें अर्थात 2 + 3 कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 5। तो 5 भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, ये संवर्ग नियम कहता है। नेक्स्ट है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के द्वारा यदि ABC कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हो तो यदि इनको जोड़ के साहचर्य नियम के अनुसार देखेंगे तो a + b + c की वैल्यू जो होगी वो a + b + c के बराबर होगी। अर्थात जोड़ का साहचर्य नियम कहता है कि यदि कोई वैल्यू है 2 + ब्रैकेट 3 + 5 तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 + 3 ब्रैकेट +5 के बराबर होगी। इन्हें यदि काउंट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2 + 3 + 5 हो गया 8
और इसकी वैल्यू होगी 2 + 3 हो गई 5 प्लस ये हो गया 5, तो 2 + 8 हो गया 10 बराबर 5 5 10। तो इस प्रकार से दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो ये जोड़ का सहचर नियम ये कहता है। नेक्स्ट है गुणा का सहचर नियम। गुणा का सहचर नियम कहता है कि यदि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी है तो वो a इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए a के स्थान पे कोई संख्या है 2 प्लस b इंटू सी की जगह मान लेते हैं 3 इंटू 4 है, तो बराबर इसकी जो वैल्यू है वो 2 इंटू 3 इंटू 4 के बराबर होगी। यहाँ पे प्लस के स्थान पे गुणा का चिन्ह रहेगा। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 इंटू 4। अब देखिए 2 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो ये देखिए 24। तो ये गुणा का सहचर नियम कहता है कि इसको हम किसी भी प्रकार तोड़ मरोड़ के इसका गुणा करवाएं या इस प्रकार से हम करें तो इनकी दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। नेक्स्ट है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कहता है इसमें दो आते हैं, जोड़ का क्रम विनिमय नियम और गुणा का क्रम विनिमय नियम। जोड़ के क्रम विनिमय नियम कहता है कि a + b बराबर b + a। यदि इसे 2 + 3 जोड़ें या 3 + 2 करके जोड़ें दोनों की वैल्यू सेम अर्थात आएगी। और इसके बाद गुणा का क्रम विनिमय नियम कहता है कि ab बराबर ba अर्थात कोई वैल्यू है 2 इंटू 3 या इसे हम 3 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करें तो इनकी भी वैल्यू सेम ही आएगी। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम कहता है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं क्या है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमने जाना था कि जो वस्तुएं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्याएं। यदि इन प्राकृतिक संख्या में हम ये शून्य को ऐड कर लें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं हो गई 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो 0 भी होगा तथा इधर 1 2 3 अर्थात इधर प्लस की ओर चलेंगे और इधर हम -1 -2 -3 इस प्रकार के लिखेंगे तो ये सभी क्या है पूर्णांक संख्याएं हैं। अर्थात 0 धनात्मक वैल्यू और ऋणात्मक वैल्यू ये तीनों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। नेक्स्ट है सम संख्या क्या है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। 0 में 2 का भाग करेंगे तो चला जाएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 2/2 करेंगे भाग करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, पूरा पूरा जा रहा है तो ये एक सम संख्या है। इसी प्रकार 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सभी सम संख्याएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सभी क्या है, ये सभी विषम संख्याएं, क्योंकि इनमें हम किसी भी संख्या में 2 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है कुछ सांकेतिक भाषा का प्रयोग है। यदि ये चिन्ह बना है तो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है बड़ा। जैसे जिस तरफ का इसका ये मुख खुला होता है उस तरफ की वैल्यू बड़ी होती है। जैसे यदि हम 7 इस प्रकार से लिखें तो हम बोलेंगे 7 > 6 अर्थात 7 की वैल्यू बड़ी है 6 से। नेक्स्ट है ये चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब होता है छोटा। से यदि बना है तो ये देखिए जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है तथा पीछे की संख्या छोटी होती है। तो 6 देखिए 6 छोटा है 7 से, ये चिन्ह ये बताता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर अर्थात समान। जैसे 6 बराबर 6 इस प्रकार से है तो ये चिन्ह बताता है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। नेक्स्ट है ये सांकेतिक चिन्ह बताता है कि समान नहीं है, अर्थात 6 इस प्रकार से यदि इसको ऐसे काट दिया जाए यहाँ पे लिख दिया जाए 7 तो 6 जो है ये 7 के बराबर नहीं है, ये चिन्ह ये दर्शाता है। नेक्स्ट है ये चिन्ह ये निरपेक्ष मान को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है n। कैपिटल N जो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को दर्शाता है।
नेक्स्ट है आई। आई पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। तथा ये चिन्ह है ये छोटा या बराबर को दर्शाता है। आपने ये चिन्ह जाना कि ये जो है ये छोटा को दर्शाता है। जैसे 6 इस प्रकार से लिखा है तो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है तथा पीछे की जो संख्या होती है वो छोटी होती है। तो इस प्रकार से बना है तो छोटा है तथा ये नीचे जो ये चिन्ह बना हुआ है इसका अर्थ होता है बराबर। तो ये संख्या छोटी है यह तो बराबर है। नेक्स्ट है ये चिन्ह बड़ा या बराबर को दर्शाता है। जैसे इस प्रकार से 7 ग्रेटर देन 6 लिख दिया तो 7 बड़ा है 6 से तथा ये चिन्ह लगा दिया इक्वल का। तो यह तो 7 बड़ा है 6 से या फिर 7 6 के बराबर है। नेक्स्ट है आर। आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है तथा ये जो चिन्ह है ये समुच्चयों को एक सदस्य को दर्शाता है। ये चिन्ह समुच्चय के एक भी सदस्य को नहीं दर्शाता तथा इस चिन्ह को फाई बोला जाता है। ये रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। नेक्स्ट है ये चिन्ह कोण को दर्शाता है। आप जब कोण बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं तो ये चिन्ह जो है ये कोण को दर्शाता है कि कितने डिग्री का कोण है। तथा ये चिन्ह त्रिभुज को दर्शाता है। ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनता है और इसी का ये छोटा रूप होता है। तथा ये चिन्ह दो अगर इस प्रकार से बराबर कोई रेखाएं बना दी जाए तो ये समांतर को दर्शाता है। तथा ये चिन्ह जो है ये लंबवत को दर्शाता है कि ये कोई चीज इस प्रकार से बनी है तो मतलब ये दो चीजें लंबवत हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी और से विभाज्य हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है ये तो वो स्वयं एक से विभाज्य हो या फिर स्वयं के सिवाय किसी और से विभाज्य हो। जैसे 4 क्या है एक भाज्य संख्या है क्योंकि 4 1 से विभाज्य है, 4 2 से विभाज्य है तथा 4 स्वयं 4 से भी विभाज्य है। तो ये भाज्य संख्या हो गई। यदि 6 को देखें तो 6 1 से विभाज्य है तथा 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और ये स्वयं 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार से जो संख्याएं एक और स्वयं के सिवा किसी और अन्य संख्याओं से विभाज्य होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के सिवा किसी और से विभाज्य न हो। जैसे 2 को यदि हम देखें तो 2 1 से तो विभाज्य है और स्वयं 2 से विभाज्य है। इसके अतिरिक्त ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है तो ये एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 3 को देखेंगे 3 1 से विभाज्य है और स्वयं खुद की संख्या से विभाज्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है तो ये एक अभाज्य संख्या है। यदि 9 की बात की जाए तो 9 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तथा स्वयं 9 से विभाज्य है। तो 9 जो है ये देखिए ये 1 से विभाज्य है तथा स्वयं से विभाज्य है। इसके अतिरिक्त एक और संख्या से विभाज्य है इसलिए 9 किस में चला जाता है भाज्य संख्या में चला जाता है। अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत 2 3 5 7 11 13 इस प्रकार से ये संख्याएं आती हैं। यदि 15 की बात करें तो 15 भाज्य संख्या में चला जाएगा क्योंकि 15 1 से विभाज्य रहेगा, 3 से भी रहेगा, 5 से भी रहेगा और स्वयं 15 से तो रहेगा। तो इस प्रकार 15 भाज्य संख्या में चला जाता है। 13 के बाद आता है 17 जो कि एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या जो एक से विभाज्य हो व स्वयं से विभाज्य हो तो अभाज्य संख्याएं होंगी और सह अभाज्य संख्याएं होंगी केवल वो एक से विभाज्य हो और किसी भी संख्या से विभाज्य न हो। जैसे 9 और 16 देखेंगे तो 9 और 16 में केवल एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि 9 की बात की जाए तो 9 देखिए 1 से विभाज्य रहेगा, 3 से तथा स्वयं 9 से। और यदि 16 की बात की जाए तो 16 देखिए 1 से, 2 से, 4 से, इसके बाद 8 से और स्वयं 16 से। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो केवल एक आएगा। एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों को विभाज्य कर रहा है। तो 9 और 16 जो है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। स्थानीय मान क्या है? किसी भी दी हुई संख्या में यदि इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई इंटू 1 होता है, दहाई के अंक के स्थानीय मान दहाई में 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा के स्थानीय मान में सैकड़ा का अंक तथा 100 का गुणा करते हैं। व्याख्या में हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 4365। 4365 में यदि हमको इसका स्थानीय मान निकालना है, मान लीजिए पहले हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे
तो इसे हम देखिए काउंट करेंगे। 5 हो गया इकाई, ये दहाई, 3 हो गया सैकड़ा, 4 हो गया हजार। तो हजार के स्थान में आ रहा है, इसलिए 4 का स्थानीय मान होगा 4, अर्थात स्वयं संख्या। हजार के स्थान में आ रहा है तो हजार का गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4000। यदि 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है तो पहले वो स्वयं संख्या 3 रखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे आने की वजह से 100 का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 300। यदि 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 देखेंगे, ये इकाई दहाई में आ रहा है तो स्वयं संख्या 6 इंटू दहाई के स्थान पे आने की वजह से 10 का गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 60। नेक्स्ट है 5 का यदि स्थानीय मान निकालेंगे, ये आ रहा है इकाई के स्थान पे तो 5 का निकालना है तो 5 वो संख्या रखते हैं, इंटू 1 का गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। ये हो गया स्थानीय मान। यदि इसी में हमको अंकित मान निकालना होता तो अंकित मान निकालने के लिए जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वही उसका उत्तर होगा। मान लीजिए इस संख्या में 6 का अंकित मान निकालना हो तो आंसर आएगा 6। यदि 4 का अंकित मान निकालना हो तो आंसर आएगा 4। अर्थात अंकित मान वह संख्या होती है जो पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आप अंकित मान और स्थानीय मान समझ गए होंगे। ये स्थानीय मान में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1000, लाख इस प्रकार से रखकर हल किया जाता है और अंकित मान होता है कि जो संख्या पूछी जा रही है वही उसका आंसर होगा। ये आज की पहली क्लास थी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, जिसके द्वारा आगे की वीडियो इसी प्रकार से कंटिन्यू रखे जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।